जैसे हम अदर टू एवरीवन, यू आर वेलकम टू योर आवन चैनल आर भारत स्टडी। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द एज ऑफ द ऋग्वेद। जैसा कि हमने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में जो है कि आर्यंस आए, एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थे उसमें आर्यन आते हैं। आर्यन आने के बाद उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं और फिर एक अपना कल्चर स्टार्ट करते हैं नदर इंडिया में। ओके, तो जिसका कि हम लोग कुछ आर्यन वगैरह डिस्कस जो किया है मैंने इन द आइडेंटिटी ऑफ आर्यन कल्चर में भी मैंने डिस्कस किया है। ओके, तो वहां पर अगर आर्यन के बारे में आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन जब बात करें हम लोग कि आर्यन जब आते हैं और एक अपना कल्चर स्टार्ट करते हैं, तो उसमें जो पहला जो कल्चर होती है वो ऋग वैदिक कल्चर देखने को मिलती है। हालांकि जो कल्चर स्टार्ट करते हैं पूरे कल्चर को वैदिक कल्चर में देखा जाता है, लेकिन पूरे वैदिक कल्चर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, ऋग वैदिक कल्चर और लेटर वैदिक कल्चर। तो हम लोग इसमें ऋग वैदिक कल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे आज। तो आइए हम लोग देखिए ऋग वैदिक कल्चर में क्या क्या पढ़ना होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इकोनॉमी, पॉलिटी, रिलीजन, ये सब सोशल डिफरेंशिएट, इस सब हम लोग का आधार बन जाता है इस सब मतलब कल्चर में देखने का। तो आइए हम लोग देखें। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो आपके मोबाइल के राइट साइड में रेड कलर में एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, आप उसे दबाएं। साथ ही साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि यह चैनल आपको अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करती है। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक बटन भी दबाएं। धन्यवाद। Till now we have seen here was Indus Valley civilization. Here was Indus Valley civilization during 2350 BC to 1750 BC. Okay, this duration is the mature phase of Harappan civilization, and there are a lot of theories to be destroyed Harappan civilization, and you can say Indus Valley civilization. One of them theories is Aryan invasion theory. That means Aryan invasion theory says Aryans had come in 1500 BC and destroyed the whole civilization. और इनमें जो कुछ बच गए वो लोग चले आए साउथ इंडिया की तरफ चले आए, जिन्हें क्या बोला गया, द्रविड़ बोला गया। ओके, तो जब 1500 BC में आए तो इन्हें मारकर भगा दिए, और कुछ मारे तो कुछ मारे ही, लेकिन उसमें कुछ जो बच गए वो भाग आए साउथ इंडिया, जिन्हें द्रविडियन बोला गया। तो खुद यहाँ पर जब सेटल हुए और सेटल होने के बाद में यहाँ पर वेदों को कंपोज करते हैं, और कंपोज करने के बाद में एक कल्चर स्टार्ट होता है यहाँ पर, जिसे कि वैदिक कल्चर बोलते हैं हम लोग। वैदिक कल्चर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम लाइन का मतलब 1500 बीसी के से लेकर 600 बीसी तक का जो पीरियड है उसका जो इन्फॉर्मेशन मिलता है फ्रॉम द फ्रॉम द वेदास। ओके, वेदा से हम लोग का मिलता है वो उसे इसका इन्फॉर्मेशन मिलता है। इसलिए जो 1500 बीसी टू 600 बीसी तक का कल्चर का जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वेदा से, इसलिए 1500 बीसी टू 600 बीसी का जो कल्चर कहलाती है वो वैदिक कल्चर कहलाती है। ओके, इसलिए हम लोग इसे वैदिक कल्चर के रूप में देखते हैं। तो जब यहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन अर्बन कल्चर चल रही थी, फिर वैदिक कल्चर चला, तो लेकिन ये साउथ इंडिया में क्या हो रहा था, तो साउथ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया की बात करें हम लोग, तो साउथ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में अभी भी कहीं कहीं पे चालकोलिथिक और मेगालिथिक पीरियड जो है कि चल रही थी, राइट। और हम लोग बात करें मोस्ट साउथ में बात करें हम लोग, तो ये सब वाला जो एरिया है यहाँ पर तो न्यूलिथिक पीरियड चल रही थी, न्यूलिथिक एज चल रही थी, राइट। लेकिन जब धीरे धीरे ऊपर की ओर जाती है तो चालकोलिथिक और फिर मेगालिथिक पीरियड देखने को मिलती है। और यहाँ ही नहीं, सेकेंड सेंचुरी बीसी तक में, सेकेंड सेंचुरी बीसी तक में जो साउथ इंडिया का जो कल्चर होता है वो अभी भी, जो यहाँ का कल्चर जो होती है वो अभी भी जो है कि मेगालिथिक पीरियड बनी होती है सेकेंड सेंचुरी बीसी तक में। मतलब कि नदर इंडिया में हड़प्पा सिविलाइजेशन चली जा चुकी है, वैदिक कल्चर चली जा चुकी है, फिर बुद्धिज्म आया, जैनिज्म आया, मौर्य सब एम्पायर चलती है, लेकिन इधर अभी तक क्या चल रही होती है, अभी मेगालिथिक पीरियड ही चल रही होती है। ओके, अभी भी इधर इस वाले एरिया में लोग झोपड़ियों में रह रहे थे, गुफाओं में रह रहे थे, तो अभी भी इधर रह रहे थे। लेकिन जब नदर्न इंडिया की बात करें तो वहाँ सिविलाइजेशन डेवलप हो रहे थे, धीरे धीरे डेवलप करते जा रहे थे, राइट। तो इधर का जो हिस्ट्री हमें देखने को मिलती है वो लेट से मिलती है, सेकेंड सेंचुरी बीसी से मिलती है, जो हम संगम सिंगम पीरियड के नाम से जानते हैं, उसके उधर से स्टार्ट होती है, राइट, सेकेंड सेंचुरी बीसी से। तो लेकिन इधर की बात करें नदर इंडिया की, तो इधर जो सिविलाइजेशन धीरे धीरे डेवलप करते हुए आगे की ओर बढ़ रही थी, राइट। तो इसमें जो पहला जो माना जाता है हड़प्पा सिविलाइजेशन माना जाता है, राइट। तो हमने देखा कि आर्यंस लोग आए 1500 बीसी में और एक कल्चर स्टार्ट करते हैं, राइट, जिसे हम लोग वैदिक कल्चर बोलते हैं। तो वैदिक कल्चर का मतलब इन्फॉर्मेशन हमें वेद से मिलता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, उसे वैदिक कल्चर बोलते हैं। तो
तो इनका जो वैदिक कल्चर है वो कहाँ कब से कब तक, वैदिक पीरियड जो है वो 1500 टू 600 बीसी तक में देखने को मिलती है। फिर यही वैदिक जो है वैदिक पीरियड जो है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स फ्रॉम वेयर वी गेट द इंफॉर्मेशन, उसके बेसिस पर जो ये क्या करता है कि वैदिक पीरियड दो पार्टों में डिवाइड की जाती है। वी डिवाइड वैदिक पीरियड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट टाइमलाइन 1500 BC to 1000 BC is called Rigvedic period. Rigvedic period and timeline between 1000 to 600 BC is known as later Vedic period. Later Vedic period. तो क्यों 1500 BC से 1000 BC से ऋग्वेदिक पीरियड क्यों मिलते हैं? क्योंकि इस टाइमलाइन का जो कल्चर है वो का जो इंफॉर्मेशन है वो हमें मिलती है ऋग्वेद से, इसलिए हम लोग इस टाइम जोन को हम लोग ऋग्वेदिक पीरियड बोलते हैं। जबकि 1000 टू 600 BC का जो टाइमलाइन है इसके अंदर का जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, इस कल्चर की जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, इस टाइमलाइन का जो इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें अदर तीन वेद से, मतलब सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद हैं उनसे मिलती है, इसलिए हम लोग इसे लेटर वैदिक पीरियड के नाम से जानते हैं। मतलब ऋग वैदिक पीरियड को 1500 टू 1000 BC बोला जाता है और लेटर वैदिक पीरियड मतलब 1000 टू 600 BC बोला जाता है। क्यों? क्योंकि 1500 टू 1000 BC का जो इन्फॉर्मेशन मिलते हैं हमें ऋग्वेद से मिलती है, इसलिए हम लोग इसे ऋग वैदिक पीरियड बोलते हैं। जबकि 1000 टू 600 BC का जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो अदर तीन वेद से मिलती है, इसलिए हम लोग इसे लेटर वैदिक पीरियड बोलते हैं। और ऋग वैदिक पीरियड इज ऑल्सो नोन एज अर्ली वैदिक पीरियड। ओके, इसे हम लोग ऐसे अर्ली वैदिक पीरियड भी बोलते हैं। ओके, और इधर लेटर वैदिक पीरियड। तो हम लोग आगे की ओर देखिए कि ऋग्वेद क्या है। ओके, ऋग्वेद को समझते हैं कि ऋग्वेद में क्या क्या है नहीं है उसे समझते हैं हम लोग पहले। तो जब आर्यन लोग आए तो आर्यन लोग कौन थे? इंडो यूरोपियन थे, वही 1500 BC में आते हैं, ऋग्वेदा कंपोज करते तो वो अपने लैंग्वेज में कंपोज करेंगे, तो उनका जो लैंग्वेज था इंडो यूरोपियन लैंग्वेज था। तो ऋग्वेदा जो कंपोज किया गया वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, और ये सबसे अर्ली बुक है, इसका जो सबसे फर्स्ट बुक माना जाता है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का, ये फर्स्ट बुक माना जाता है। जैसे जिंद अवेस्ता है तो इससे भी पुराना, मतलब जिंद अवेस्ता से भी पुराना कौन सा हमारा ऋग्वेद है। ओके, तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का ये फर्स्ट बुक माना जाता है। ये जो बुक है वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, बट इसमें बहुत सारे मुंडा और द्रविडियन वर्ड भी देखने को मिलती है। द्रविडियन वर्ड जो साउथ इंडिया की जो संस्कृत आजकल चलती है वही द्रविडियन वर्ड जो है कि ऋग्वेदा में देखने को मिलती है। और ऋग्वेदा में क्या है तो बहुत सारे जो है कि गॉड का प्रेयर्स, गॉड को ऑफर करने के लिए प्रेयर्स है, मंत्र है, राइट, प्रार्थना है, मंत्र है, हिम्स है, उसमें जो है कि कलेक्शन है किसमें? ऋग्वेदा में। ऋग्वेदा इज अ कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स ऑफर टू अग्नि, इंद्र, वरुण, मित्र एंड अदर गॉड्स, राइट। उनमें प्रेयर है जो कि ऑफर किसे की जाती है? तो अग्निदेव, इंद्रदेव, वरुण देव, मित्र देव आदि और भी कई गॉड को उन्हें ऑफर की जाती है। तो ये जो ऋग्वेद है इसे ऋग्वेद को पूरे किताब को 10 बुक में बांटा गया है एंड ईच बुक इज कॉल्ड मंडल। ओके, प्रत्येक क्या बोला जाता है? प्रत्येक उसका जो बुक है क्या बोला जाता है? उसे मंडला। हालांकि बुक भी बोल सकते हैं आप, लेकिन जो ज्यादातर आपको देखने को मिलेगी वो मंडल के रूप में। ऋग्वेद को कितने मंडल में डिवाइड किया गया है? तो आंसर विल बी 10 मंडलाज। ओके, ऋग्वेदा हैज बीन डिवाइडेड इनटू 10 मंडलाज। ओके, जो प्रत्येक बुक क्या कहलाती है? मंडल कहलाती है। तो टोटल कितने मंडल हुए? 10 मंडल हुए। 10 बुक तो 10 मंडल। और इस 10 मंडल का सेकेंड से लेकर 7 मंडल तक, मतलब 2 to 7 मंडल, ओके, सेवंथ मंडल जो है वो अर्लीस्ट पार्ट है। ओके, ऋग्वेदा का अर्लीस्ट पार्ट है, मतलब ओरिजिनल ऋग्वेदा जो है सेकेंड टू 7th मंडल ही ओरिजिनल पार्ट है। जबकि इसमें 1 और 10, मंडल 1 एंड मंडल 10 जो है कि लेटेस्ट एडिशन का है उसे बाद में जोड़ा गया है, राइट। तो ओरिजिनल जो है वो सेकेंड से 7th मंडल जो है ऋग्वेदा का वो ओरिजिनल है। तो क्वेश्चन जो ऋग्वेदा से और भी कई पूछ जाते हैं कि ऋग्वेदा में कुछ टर्म जो लिखे गए उसका मतलब नाउअडेज क्या होता है, राइट। इस टाइप से जो है कि क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो उसमें हमने कुछ टर्म के बारे में जो बात किया, आइडेंटिटी ऑफ आर्यन कल्चर में हमने कुछ जिक्र किए थे, और भी कई टर्म मिलेंगे जिसका डिस्कस हम लोग आगे की ओर करेंगे। ओके, तो आगे हम लोग बढ़े। तो जब आर्यन यहाँ पे आए इंडिया में, नदर इंडिया में, मतलब जो पाकिस्तान वाला एरिया है, चाहे वो NW एपी हो या फिर ईस्टर्न अफगानिस्तान, पंजाब,
राइट। तो ये सब जो वेस्टर्न यूपी, तो ये सब जो एरिया में जब सेटल हुए तो पूरे जो आर्यन जितने ग्रुप थे उसे जो बांटा गया 5 ट्राइब में, क्योंकि आर्यंस लोग तो क्या थे, वो अभी भी नोमेडिक थे, वो आने से पहले भी नोमेडिक थे, खाना बदोश थे, वो अकॉर्डिंग टू टाइम दे रोम, वो लोग इधर उधर घूमते रहते थे। ओके, तो जब घूमते रहते थे तो आर्यंस लोग को जो बोला गया वो जो 5 ट्राइब में बटा हुआ था, 5 ट्राइब में 5 कबीला के रूप में 5 ग्रुप में, तो पांचों ग्रुप को मिलाकर पंच जना बोला जाता था। ओके, पूरे आर्यन को डिवाइड किया गया था 5 ट्राइब में, लेकिन पूरे यहाँ बोलने का मतलब है क्या, वो जो ऐसे आर्यन जो मेन वेव, जो इनका एक मेन वेव आया था वो वाले आर्यन। इसके अलावा बहुत सारे आर्यन अभी भी वहां पर जो है कि रह रहे थे इस 5 ट्राइब के अलावा, राइट। तो ये 5 ट्राइब के अलावा अभी भी ये लोग क्या कर रहे थे, रह रहे थे। तो इन 5 ट्राइब में जो रूलिंग क्लैन था कौन था, एक भारताज रूलिंग क्लैन था, दूसरा त्रिस्तु, दूसरा ये रूलिंग क्लैन था। ओके, भारता और त्रिस्तु, ये जो थे रूलिंग क्लैन थे पूरे आर्यन, जो 5 ट्राइब था, पंच जना था, उनपे ये लोग अपना रूल करते थे एक चीफ के रूप में। और इन्हें जो सपोर्ट करता था, कौन सपोर्ट करता था, तो वशिष्ठ, एक विश्वामित्र भी थे, लेकिन जो साया सपोर्टर थे वो प्रिस्ट कौन थे, वो वशिष्ठ थे, वशिष्ठ के द्वारा जो सपोर्ट किए जाते थे। और ऋग्वेदा में एक मेंशन मिलती है बैटल, उसे बोलते हैं हम लोग बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राज का युद्ध, राइट। क्वेश्चन पूछा भी जाता है इससे। तो ये जो बैटल जो लड़ा गया था वो पारुसनी रिवर पर। ओके, पारुसनी, जिससे कि आज हम लोग रावी रिवर के नाम से भी जानते हैं, इससे पारुसनी रिवर को, ओके, रावी रिवर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये जो बैटल लड़ाया गया था पारुसनी रिवर पर, जिसे हम लोग आज रावी रिवर के नाम से जानते हैं, तो ये जो बैटल हुआ था इनके बीच में, भारताज के बीच में और 10 चीफ के, मतलब जो नाम ही सुन रहे हो, बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राज का युद्ध, मतलब 10 किंग, और एक जो एक तरफ थे 10 किंग थे, दूसरी तरफ भारताज रूलिंग क्लान था, उधर था वो था। ओके, मतलब भारताज रूलिंग क्लान और 10 किंग के बीच में ये क्या होती है, वॉर होती है, बैटल होती है। तो जो इधर 10 किंग थे उधर तो भारताज क्लान थे ही थे, उनका ही चीफ थे, लेकिन इधर 10 किंग थे वो कौन थे, तो 10 किंग में जो थे, जो 10 किंग में थे वो 5 जो थे यहाँ का, जो 5 जो थे, 5 किंग जो थे यहाँ का जो इंडिजिनियस पीपल था वो थे, और इनमें से जो 5 थे वो 5 तो यहाँ का इंडिजिनियस पीपल थे, और बचा जो 5 वो आर्यन ही थे, लेकिन वो भारताज क्लान से बिलोंग नहीं करते थे। मैंने बोला जो पंच जना था उसके अलावा कई आर्यन ग्रुप रह रहे थे यहाँ पे, तो वो आर्यन ग्रुप से 5 किंग थे, और 5 किंग यहाँ का इंडिजिनियस, जिसे मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हो सकता है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करता हो, तो उन्हीं के बीच में जो क्या हुआ था, बैटल हुआ था इनके बीच में। तो ये भारताज रूलिंग क्लान और 10 किंग जो आते हैं, ठीक है। तो 10 किंग में कौन, 5 जो थे आर्यन थे, 5 जो थे वो यहाँ का ही इंडिजिनियस पीपल थे। ओके, मतलब आर्यन में से जो थे रिमेनिंग 5 ऑफ नॉन आर्यन पीपल, और 5 जो थे वो आर्यन थे। ओके, आर्यन ट्राइब थे, लेकिन वो पंच जना से बिलोंग नहीं करते थे आर्यन, 5 जो अलग जो ग्रुप में रह रहे थे उनसे बिलोंग करते थे, क्लियर है। तो वहां से बिलोंग करते थे वो 5 आर्यन थे। तो टोटल इधर 10 किंग हो गया, उधर भारताज रूलिंग क्लान था ही, राइट। तो भारताज और 10 के बीच में हुआ, इसलिए इसे बोला जाता है द बैटल ऑफ 10 किंग्स। किस रिवर पर, पर्सनली। तो इसमें जो है कि विक्ट्री किसकी हुई, कौन जीता, तो ये जो विक्ट्री मिला वो सुदास को। सुदास जो कौन था, तो भारताज रूलिंग क्लान का ही चीफ था। मतलब इसमें विजयी इनका हुआ, बैटल ऑफ 10 किंग में विजयी कौन हुए, तो भारताज रूलिंग क्लान ही हुए। ओके, और जिनमें चीफ थे एक इंपोर्टेंट थे भारताज रूलिंग क्लान में सुदास, उन्हीं का नाम से यहाँ पर लिखा गया है, जो कि वो यहाँ पर जो कि बैटल विन किए, वॉन किए। ओके, तो जीते यही, और जीतने के बाद में जो हारे थे कौन, उनमें से जो सुप्रीम लोग थे, जो हारने में जो एक अच्छे योद्धा थे वो कौन थे, पुरु थे, राइट। 10 किंग्स में एक कौन थे, पुरु थे। तो जब हार गए पुरु, तो भारता जीतने वाले थे, तो भारता जीते और पुरु हारा, राइट। तो भारता फिर से पुरु के साथ में क्या किया, अपना हाथ मिला लिया, अपना दोस्ती बना लिया, और दोस्ती बनाने के बाद में एक नए रूलिंग क्लान स्टार्ट किया, जिसे बोला गया कुरु। कुरु, राइट, कुरु बोला गया। तो भारताज मिला लिया हैंड किससे, पुरु से। पुरु जो हारने वाले 10 किंग में से एक थे, और भारताज जीतने वाला जो रूलिंग क्लान था उसमें से सुदास जो था चीफ था। तो क्या किया वो, भारताज रूलिंग क्लान मिला लिया पुरु से, और पुरु जब मिलने के बाद में एक नए रूलिंग क्लान स्टार्ट किया गया, कुरु। और फिर कुरु जो है कि, और आगे हम लोग लेटर भी वैदिक पीरियड में पढ़ेंगे हम लोग, कुरु जो थे वो पंचाला से मिलकर क्या किए थे, एक नए रूलिंग क्लान स्टार्ट किए थे, जो गंगेटिक प्लेन में अपना राज स्थापित करते हैं, जिसका मेंशन जो है कि हम लोग
जिसका हम लोग करेंगे डिस्कस सॉरी लेटर वैदिक पीरियड में हम लोग इसका डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस प्रकार से देखते हैं हम लोग। और आगे क्यों हम लोग चले तो आगे हम लोग बात करेंगे हम लोग इसका इकोनॉमी के बारे में, राइट, केटल रियरिंग एंड एग्रीकल्चर। तो इसका जब इकोनॉमी का जो सोर्स हम लोग देखें, इकोनॉमी किस पर बेस्ड थी इनका, तो इकोनॉमी जो बेस्ड था वो एनिमल था। हालांकि आर एस शर्मा जो रामचरण शर्मा है वो लिखते हैं कि एग्रीकल्चर के बारे में उन्हें काफी सुपीरियर नॉलेज थी, लेकिन जहां तक की बात हो कि एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर ये लोग जो करते थे वो मात्र करते, क्योंकि ये जो बिलोंग करते थे कहाँ, स्टीपी वाले एरिया से जहाँ पे एग्रीकल्चर होता नहीं था, होता भी था तो वो किसी घास जो घास उगाते थे अपने, जो क्योंकि वे लोग जो आर्यन लोग जो थे पेस्टोरल थे, नोमेडिक थे, खानाबदोश लेक थे, पशु पालन करते थे और उन्हीं का चारा को उगाने के लिए वे लोग लैंड पर एग्रीकल्चर किया करते थे। लेकिन इनका जो मेन ऑक्यूपेशन था आर्यन लोग का वो पेस्टोरल मतलब एनिमल को पालना था, पशु पालन करना था, राइट। वे लोग पेस्टोरल थे, पशु पालन करते थे और यहाँ आने के बाद भी इनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो पेस्टोरल ही था। इन्हें एग्रीकल्चर नहीं करते थे, करते भी थे एग्रीकल्चर तो किसके लिए करते थे, वो अपने पशुओं का चारा के लिए, फॉडर के लिए वो लोग जो है कि एग्रीकल्चर करते थे, राइट। इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था, मेन ऑक्यूपेशन जो था वो पेस्टोरल पशुपालन था। ओके, और और उनमें से पशुपालन में पशुओं का जो ज्यादा डिफरेंस जो देखने को मिलती है काव और बैल को, राइट, काव और बुल को, सांड को ज्यादा देखने को मिलती है। तो काव की बात करें, ऋग्वेदा में काव के लिए जो टर्म यूज किया गया है गो, गो एक संस्कृत वर्ड जिसका मतलब होता है गाय। ओके, ये टर्म जो है 176 टाइम मेंशन की गई ऋग्वेदा में। क्वेश्चन पूछा भी जाता है गो टर्म कितनी बार मेंशन की गई, 176 में किसके लिए टर्म मेंशन की गई, तो गाय के लिए। और एक यूज किया गया है वृषभ, वृषभ जो कि संस्कृत वर्ड है, राइट। ये जो मेंशन किया गया इसका मतलब क्या होता है, बैल। और ये जो मेंशन किया गया 170 टाइम्स, राइट, ये मेंशन किया गया 170 टाइम्स जो है कि ऋग्वेदा में इसका मेंशन देखने को मिलती है वृषभ का, राइट। गो का 176 टाइम देखने को मिलता है, इसका मतलब होता है गाय। तो हालांकि आर्यन लोग जो थे पेस्टोरल थे, लेकिन उसमें जो ज्यादा जो महत्व देते थे गायों का देते थे, क्योंकि इनका पूरा इकोनॉमी जो बेस्ड थी गायों पर ही बेस्ड थी। ओके, तो गायों पर ज्यादा इनका ध्यान दिया जाता था। और जो भी उनमें जो बार होता था आर्यन के बीच में, हमने देखा कि आर्यन के पहले जो हमने देखा कि और भी कई बार हुए थे आर्यन के बीच में, चाहे वो संबारा था और संबारा और भारत के बीच में हुआ था, लेकिन वो अलग था, वो आए थे तो यहाँ का इंडिजिनस पीपल से वार किए थे। लेकिन जब आर्यन के बीच में ही वार होता था तो वो किसके लिए वार होता था, तो वो होता था गायों के लिए, राइट, ओवर गाँव काउस। वो लड़ते थे किसके लिए, काव के लिए लड़ते थे, क्योंकि पूरा इकोनॉमी का काव पर ही बेस्ड था। ओके, तो काव के लिए लड़ते थे। काव क्यों, क्योंकि काव जिनके पास ज्यादा जो होती थी वो वेल्दी माने जाते थे, ना कि लैंड। लैंड से किसी का वेल्दी का आइडेंटिफिकेशन नहीं थी, आइडेंटिफिकेशन जो थी वो काव से, किनके पास ज्यादा काव है वही वेल्दी है, वही रिच पीपल है। ओके, तो जो वॉर यूज किया गया है काव के लिए वो यूज किया गया, उसमें ऋग्वेदा में मेंशन किया गया टर्म गविष्ठी। ओके, गविष्ठी जो है कि उसमें यूज किया गया ऋग्वेदा में, इसका मतलब क्या होता है, सर्च फॉर काव, मतलब जो कि लड़ाई जो होती थी वो गायों के लिए होती थी। ओके, और इसके अलावा जितने भी गाय का इतना महत्व दिया जाता था कि जितने भी जो प्रीस्ट होते थे, जो उस टाइम जो पुरोहित होते थे, उन्हें भी गिफ्ट एज अ गिफ्ट क्या देते थे, काउच देते थे और वुमेन स्लेव्स देते थे, राइट। ज्यादातर वो क्या देते थे, काउ देते थे। जैसा कि आज भी हम लोग देखते हैं कई ब्राह्मण को गायों का दान किया जाता है, तो वही परंपरा जो थी 1500 बीसी में भी ये जो थी प्रचलित थी, आर्यन लोग जो है कि अपना रहे थे। और वुमेन स्लेव्स भी देते थे, लेकिन ये बाहर के कामों के लिए नहीं बल्कि डोमेस्टिक कार्य के लिए क्या करते थे, डोमेस्टिक वर्क के लिए जो है कि वुमेन को स्लेव्स के रूप में दिया जाता था, ना कि कोई एग्रीकल्चर के लिए। और लैंड, लैंड को कभी गिफ्ट के रूप में नहीं देखा गया कि लैंड को गिफ्ट में दिया गया, जैसा कि आज जो है कि लैंड को गिफ्ट में दिया जाता है, लेकिन उस टाइम आर्यन जो कि आर्यन टाइम जो कल्चर चल रही थी, जो वैदिक कल्चर चल रही थी ऋग्वैदिक कल्चर में, तो वहाँ पे जो है कि लैंड का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलती कि लैंड को गिफ्ट के रूप में दिया जाता था, क्योंकि लैंड जो थी वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी उस टाइम। जो इम्पोर्टेंट थी वो काव थी और काव के लिए वार हुआ करती थी। ओके, तो ग्रीक वैदिक पीपल जो थे वो लैंड ऑक्यूपाई नहीं करते थे, करते भी थे वो कभी कभार ऑक्यूपाई करते थे, तो किसके लिए करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजिंग के लिए, मतलब उन्हें अपने पशुओं को चराने के लिए या फिर उनके चाराओं की खेती करने के लिए, इस टाइप के लिए, और अपने खुद को सेटल करने के लिए करते थे, ना कि
वो लोग एग्रीकल्चर करने के लिए जो कि लैंड को ऑक्यूपाई करते थे। उनका जो है कि एग्रीकल्चर उनका ऑक्यूपेशन नहीं था, ऑक्यूपेशन था भी तो वो सेकेंडरी मान सकते हैं, लेकिन फर्स्ट मेनली जो ऑक्यूपेशन था उनका वो पेस्टोरल था, वो पशुपालन था। ओके, तो ये जो था, ये लैंड जो थी वो कभी प्राइवेट प्रॉपर्टी का एक पार्ट नहीं हुआ करती थी, कभी भी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में नहीं देखा जाती थी लैंड। ओके, तो जो लैंड थी, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में देखा जाता था वो काव था, काव से ही लोग देखते थे कि वो लोग कितने वेल्दी हैं। ओके, तो आगे के हम लोग देखें तो जो ऋग्वेदा है, इसमें हमने देखा कि जो मेन ऑक्यूपेशन था वो क्या था, पेस्टोरल था, पशुपालन थी। लेकिन इसके अलावा भी ऋग्वेदा में कई सारे जो है कि वर्क जो है कि मेंशन किया गया है। उसमें कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी प्रोफेशन, मतलब कौन कौन सा जो है कि उनका ऑक्यूपेशन शामिल है। तो कारपेंटर, चैरियोट मेकर, रथ को बनाने वाले, बढ़ी, कारपेंटर बढ़ी, वीवर कपड़ों की बुनाई सिलाई करने वाले, लेदर वर्कर, ओके, चमड़ों का काम, पॉटर का काम जो है कि उस टाइम उस कल्चर में जो कि इस्टेब्लिश्ड था ही। ओके, उस टाइम ये सब कामें चल रही थी ऋग्वैदिक पीरियड में भी। और इसमें जो यूज किया गया एक टर्म आयास। ओके, ये टर्म किसके लिए यूज की गई थी, तो कॉपर और ब्रोंज के लिए। तो इससे एक क्लू मिलती है कि ऋग्वैदिक पीरियड में जो कि मेटल वर्क भी जो है कि चालू थी, राइट, मेटल वर्क वहां पे हुआ करती थी ऋग्वैदिक पीरियड में। ओके, तो ये सब जो है कि इकोनॉमी के अंदर बेस्ड थी। उससे मेन ऑक्यूपेशन जो था उनका पेस्टोरल था, राइट, और फिर कारपेंटर, चैरियोट मेकर, वीवर, लेदर वर्क सब था, और मेटल वर्क भी काम हुआ करता था। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।